नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा यूनिट नंबर 3 है डबल अकाउंट सिस्टम, उसके तहत इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के फाइनल अकाउंट शुरू किए थे। उसमें से प्रॉब्लम 1 हमारा पिछले लेक्चर में हो गया है। आज हम सेकंड प्रॉब्लम लेके मिल रहे हैं। तो प्रॉब्लम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी, वो लिंक ओपन करके प्रॉब्लम को लिख लेना है। जैसे कि हमारा पिछला प्रॉब्लम, उसमें हमने रिवेन्यू और नेट रिवेन्यू अकाउंट बनाया था। आज के इस प्रॉब्लम में हम जो सेकंड पार्ट है, बैलेंस शीट का जो पार्ट रहता है, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट, ये हम बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको उस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन के आइटम्स आपको उस तरह से दिए हुए हैं कि आप कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट यहाँ पे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ लेना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आइटम्स दिए हुए हैं। जैसे हमने प्रोफार्मा देखा है, तो कैपिटल अकाउंट का और जनरल बैलेंस शीट का प्रोफार्मा, वो वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको आज का ये वीडियो देखने में दिक्कत, मतलब समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि जो प्रोफार्मास में हमने आइटम्स लिखे हुए हैं वो पर्टिकुलर अकाउंट में या बैलेंस शीट में, तो उसी का यूज हमें यहाँ पे इस लेक्चर में होने वाला है। तो क्वेश्चन में आपको द फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ टाटा पावर कंपनी, टाटा पावर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। देन जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से हमें बैलेंसेस लिखना है। अब जो दो पार्ट हमारे बैलेंस शीट के बने हैं, तो पहला जो हमारा पार्ट है कैपिटल अकाउंट का, तो उसमें कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर माने क्या, तो जो हमारी फिक्स असेट्स है या लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है और शेयर कैपिटल है वो कैपिटल रिसीट अकाउंट में आते हैं, साइड में आते हैं। क्लियर। देन जो जनरल बैलेंस शीट है, जो असेट्स और लायबिलिटीज कैपिटल अकाउंट में लिखी है उसको छोड़ के जो असेट्स बचती है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज जनरल बैलेंस शीट में आते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या आइटम्स हमें दिए हुए हैं, और उसके हिसाब से हम जो आइटम जिस साइड में, जिस अकाउंट में, जिस बैलेंस शीट के जिस साइड में जाएगा उसे हम लिखेंगे। अब क्वेश्चन में जैसे आपको ये बैलेंसेस दिए रहते हैं वैसे एडजस्टमेंट रहती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है। सिंपल आपको जो बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट के आइटम्स दिए हुए हैं वो आपको उस अकाउंट में या बैलेंस शीट में लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर फर्स्ट में शेयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2011। आपको जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है वो समझना है, क्योंकि आपको जो कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है वो बनानी है एज ऑन 31 मार्च 2012 को, या फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। लेकिन यहाँ पे जो शेयर कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है वो शेयर कैपिटल का बैलेंस है 31 मार्च 2011। तो वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। जैसे हम कैपिटल अकाउंट में 3 कॉलम अमाउंट के हमारे पास, तो अमाउंट के इस फर्स्ट कॉलम में रिसीव्ड अप टू द ईयर 31 मार्च 2011, देन रिसीव्ड करंट ईयर, देन टोटल। तो जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस हमें दिया हुआ है तो उसकी जो अमाउंट है वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट के कॉलम में हमें लेनी है। अब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 31 मार्च 2011 का जो है वो प्रीवियस ईयर के, मतलब रिसीव्ड अप टू द ईयर 31 मार्च 2011 में हम लिखेंगे कितना है, 6 लाख रुपीज, 6 लाख। देन उसके बाद है शेयर्स इशू इन द करंट ईयर। तो करंट ईयर में जो शेयर्स इशू होंगे वो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में जाएगा। तो कितना है ड्यूरिंग द ईयर, रुपीज 2 लाख, रुपीज 2 लाख। ऐसे टोटल इसकी कितनी होगी, 6 लाख प्लस 2 लाख, 8 लाख। तो टोटल की कॉलम में रुपीज 8 लाख शेयर कैपिटल हो गया। देन उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस माना जाएगा, और वो
एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का ऐसे सेपरेटली हमें दिया हुआ नहीं है, तो इसे हम जो हमारा एक्सपेंडिचर अप टू द ईयर है उस कॉलम में लिखेंगे 20,000। करंट ईयर में कुछ भी नहीं है तो डैश दे देंगे, टोटल होगा 20,000। देन है बिल्डिंग, बिल्डिंग फिक्स असेट्स, तो बिल्डिंग आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड पे। अब देखिए आपको बिल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 2011 दिया है तो वो एक्सपेंडिचर अप टू द ईयर में जाएगा ₹6 लाख, यहाँ पे ₹6 लाख। देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है वो एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर में ₹1 लाख, टोटल हो जाएगी इसकी 7 लाख, टोटल के कॉलम में 7 लाख। देन प्लांट, प्लांट भी हमारी फिक्स असेट है और फिक्स असेट्स हम कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में। प्लांट भी सेम वैसे ही जैसे हमें बिल्डिंग का अमाउंट दिया था वैसे ही सेम प्लांट का अमाउंट हमें 31 मार्च 2011 का दिया है, तो ये बैलेंस लिखेंगे हम फर्स्ट कॉलम में 2,60,000। एडिशन इन प्लांट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशन हो गया है प्लांट में वो एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर में आएगा ₹2 लाख, ₹2 लाख, टोटल हो जाएगा 4,60,000, 4,60,000। देन उसके बाद है ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स ये भी हमारी असेट है डेबिट साइड में, कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में। ट्रांसफॉर्मर्स कितना है अमाउंट ₹1 लाख, 1 लाख, करंट ईयर का नहीं दिया है तो टोटल में 1 लाख। देन है मीटर्स, मीटर्स भी हमारी असेट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड पे मीटर्स 1,40,000, यहाँ पे भी करंट ईयर का एडिशन नहीं दिया है तो करंट ईयर के कॉलम में हम डैश कर देंगे, टोटल 1,40,000। उसके बाद है 8% डिबेंचर्स, डिबेंचर जो है वो कैपिटल रिसिप्ट साइड में जाएगा तो कैपिटल रिसिप्ट साइड में 8% डिबेंचर्स, अमाउंट है 6 लाख, तो अमाउंट रिसिप्ट अप टू द ईयर में जाएगी। करंट ईयर में इशू डिबेंचर्स नहीं है तो डैश और टोटल की कॉलम में 6 लाख। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, असेट्स है, फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, अमाउंट कितनी है 1,20,000। करंट ईयर का एडिशन दिया है क्या, देखो नहीं है तो डैश कर देंगे, टोटल की कॉलम में 1,20,000। देन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट, अब रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट है हमारी, और जो इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट जो होते हैं वो हम जनरल बैलेंस शीट के असेट साइड में लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट दी हुई है वो जनरल बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगी, तो यहाँ पे हम असेट साइड में लिखेंगे रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट, रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट। अगर रिजर्व फंड है तो वो नेट रेवेन्यू अकाउंट पे जाएगा, यहाँ पे रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट है, रिजर्व फंड का अगर ट्रांसफर रहा, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आएगा। यहाँ पे रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स रहती है तो वो असेट साइड में ₹3 लाख, ₹3 लाख। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटीज हम जनरल बैलेंस शीट में लेते हैं, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट है
₹70,000, ₹70,000। देन उसके बाद नेट रिवेन्यू अकाउंट, यहाँ पे रिवेन्यू अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। नेट रिवेन्यू अकाउंट, देखो हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम किया था उसमें हमने रिवेन्यू और नेट रिवेन्यू अकाउंट बनाया था। तो जो रिवेन्यू अकाउंट का बैलेंस आता है वो नेट रिवेन्यू अकाउंट को ट्रांसफर होता है, और जो नेट रिवेन्यू अकाउंट का बैलेंस है वो जनरल बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे जो नेट रिवेन्यू अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा डेबिट की कम, तो वो हम नेट रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा होगा। जो नेट रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा है क्रेडिट बैलेंस है, वो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आएगा। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में नेट रिवेन्यू अकाउंट 4,18,000, यहाँ पे नेट रिवेन्यू अकाउंट 4,18,000, 4,18,000। उसके बाद रिजर्व फंड लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में, जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड 3 लाख रुपीज। उसके बाद है स्टोर्स इन हैंड करंट असेट्स, जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक रहता है, क्लोजिंग स्टॉक जनरल बैलेंस शीट के असेट साइड में। स्टोर्स इन हैंड अमाउंट है ₹1,40,000, 1,40,000। उसके बाद डेटर्स में हमारी करंट असेट है, जनरल बैलेंस शीट में असेट साइड में डेटर्स 54,000, डेटर्स है 54,000। उसके बाद है कैश इन हैंड एंड बैंक, सेम असेट साइड में करंट असेट्स है कैश इन हैंड एंड एट बैंक, है टोटल 2,82,000, 2,82,000। देन डेप्रिसिएशन फंड कहा जाएगा लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी है हमारी वो, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में डेप्रिसिएशन फंड कितना है? डेप्रिसिएशन फंड ₹2,30,000, तो 2,30,000 में हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि उसी के नीचे हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है। तो जो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है या डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, तो वो हम रिवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, और दूसरा जो इफेक्ट है उसका डेप्रिसिएशन फंड में ऐड होता है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन फंड में ऐड होगा। यहाँ पे ऐड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना है? ₹1,74,000, 1,74,000। इसकी टोटल करेंगे तो यहाँ पे 4,000 प्लस 1 4,14,000, 4,14,000। देन इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स पेड अगर रहता है तो नेट रिवेन्यू अकाउंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स की प्रोविजन है तो लायबिलिटी साइड पे इनकम टैक्स प्रोविजन 60,000। तो इनकम टैक्स प्रोविजन 60,000 जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। देन उसके बाद है मेंस। अब जो मेंस है वो असेट है हमारी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो यहाँ पे मेंस, उसका भी देखो यहाँ पे हमें 31 मार्च 2011 का बैलेंस दिया है और एडिशन भी पता है। तो जो 31 मार्च 2011 का बैलेंस है वो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे ₹3 लाख। एडिशन जो हुआ है वो सेकंड कॉलम में एक्सपेंसेस
3,50,000। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ लाइसेंस। तो कॉस्ट ऑफ लाइसेंस जो है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस है ये तो डेबिट साइड में, कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में कॉस्ट ऑफ लाइसेंस कितना है अमाउंट ₹32,000। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट है और करंट असेट जनरल बैलेंस शीट के असेट साइड में यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस ना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹2,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंसेस है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो लायबिलिटी साइड में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 48,000। ठीक है, जो आइटम्स हमें दिए हुए थे वो सारे हमने जो जिस अकाउंट में जाते हैं उसमें लिख लिए। अब देख लेते हैं कोई बचा है क्या। शेयर कैपिटल हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, प्लांट, ट्रांसफॉर्मर्स, मीटर्स, देन डिबेंचर्स, फर्नीचर, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंसिंग। क्रेडिट साइड में बैलेंस होगा, इसीलिए क्रेडिट साइड का बैलेंस, जैसे मैंने आपको कहा था क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा और डेबिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो वो असेट साइड में। ये क्रेडिट साइड में निकला हुआ बैलेंस है नेट रेवेन्यू अकाउंट के, इसलिए वो जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आया है। देन रिजर्व फंड, स्टोर्स इन हैंड, डेटर्स, कैश इन हैंड एंड बैंक, डेप्रिसिएशन फंड और डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हुआ, मीन्स कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सब हो गया। अब सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे, उसके बाद जनरल बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर और टोटल कैपिटल रिसीप्ट्स निकालनी है हमें, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा और टोटल रिसिप्ट आएगी वो टोटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जनरल बैलेंस शीट अकाउंट में जनरल बैलेंस शीट को ट्रांसफर होता है, ना कि बैलेंस। अदर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी छोड़ के जो अदर कंपनी है, गैस कंपनी, वाटर सप्लाई कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, वहां पे जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे आएगा वो बैलेंस जनरल बैलेंस शीट को ट्रांसफर होता है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऐसी है कि जिसमें टोटल आई है कैपिटल एक्सपेंडिचर की और टोटल आई है कैपिटल रिसिप्ट की, वो दोनों टोटल जनरल बैलेंस शीट को ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ पे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर अप टू दी 31 मार्च 2011 टोटल हो जाएगी इसकी 15,72,000। देन उसके बाद एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर की टोटल हो जाएगी 3,50,000 और इन दोनों की कुल मिला के टोटल हो जाएगी 19,22,000। ओके, देन कैपिटल रिसिप्ट साइड की टोटल, तो यहाँ पे टोटल कैपिटल रिसिप्ट, टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स अप टू द ईयर अप टू द 31 मार्च 2011 की टोटल 12 लाख रुपीज। देन रिसिप्ट ड्यूरिंग द करंट ईयर की टोटल हो जाएगी ₹2 लाख एंड देन टोटल हो जाएगी 12 + 2 14 लाख। अब ये जो बैलेंस या टोटल आई है तो ये
डायरेक्टली जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर के टोटल है वो जनरल बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगी और जो टोटल आई है टोटल कैपिटल रिसीव्ड की वो जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि ये असेट्स है, असेट साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड तो लायबिलिटी साइड में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 19,22,000, यहाँ पे कैपिटल टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आया है? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 19,22,000, यहाँ पे 19,22,000। देन यहाँ पे टोटल, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पे टोटल, क्योंकि ये शुरुआत में हमें दिखाना है, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देना। टोटल कैपिटल रिसीट्स, टोटल कैपिटल रिसीट्स कितना है? टोटल कैपिटल रिसीट्स 14 लाख, टोटल कैपिटल रिसीट्स 14 लाख। और इस तरह से जो हमने टोटल लिख लिया उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे और दोनों साइड इसकी टैली होनी चाहिए। जनरल बैलेंस शीट अकाउंट का बैलेंसिंग हो जाता है, टोटल हो जाती है 27 लाख, असेट साइड भी 27 लाख। तो इस तरह से ये जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 था जिसमें हमने कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के दो पार्ट है वो हमने यहाँ पे बनाए। लेकिन क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए इतना छोटा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन 16 मार्क के लिए आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन है 8 मार्क्स प्रॉब्लम, 8 मार्क्स थ्योरी और 16 मार्क्स प्रॉब्लम, तो आपको 16 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान रहेगा और मार्क्स स्कोर के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 8 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो अगर पूरा सही है तो 8 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन 8 मार्क की थ्योरी अगर आप सॉल्व करते हो तो उस पर आपको आउट ऑफ मार्क नहीं मिल सकते। और उसमें और में जो 16 मार्क का प्रॉब्लम है वो अगर आप 16 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको अगर पूरा प्रॉब्लम आपका सही है तो आपको आउट ऑफ 16 मार्क्स भी वहां पे मिल सकते हैं। तो आपके लिए ज्यादा चांसेस है कि आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स यहाँ पे लेते आ सकते हैं, क्योंकि जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें तो आपको आउट ऑफ 80 आने ही वाले हैं। अगर आप 16 मार्क का पूरा प्रॉब्लम 1, 2, 3 चारों ही यूनिट का और 5वें यूनिट में भी जो 4 मार्क्स के लिए आपको प्रॉब्लम आते हैं वो अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आउट ऑफ 80 अगर भी ले तो इंटरनल 20 ऐसे आउट ऑफ 100। लेकिन अब देखते हैं कि जो आपकी एग्जाम है वो किस तरह से होती है। मे बी वो जो एग्जाम है वो आपकी जो एमसीक्यू टाइप रहेगी, तो आपको जो ये पॉइंट्स है कौन से पॉइंट्स कहाँ आते हैं, किसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सब आपको डिटेल में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रॉब्लम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के, तो जो 16 मार्क के लिए प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वैसे प्रॉब्लम हम देखेंगे, बड़े प्रॉब्लम जिसमें हमें पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट का सेट बनाना है, रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ।